हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम सी 2019 का जो फिजिक्स का पेपर है वो पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सॉल्व हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी सीखेंगे, और जहाँ पे जरूरत पड़ा कोई ट्रिक्स आया वो ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मतलब ये ओवरऑल एक सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए है। तो यहाँ पे the effective resistance of the following combination between points A and B। ठीक है। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि अगर जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो सर्किट अगर ऐसा कोई सर्किट है तो आप सबसे दूर में चले जाओ। मतलब देखिए ये ए और बी के बीच में चाहिए, मतलब ये एक पार्ट दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए यहाँ पहुंच गए। दूर से यहाँ पे आना है। ठीक है। हमेशा दूर से सॉल्व करते हैं। ठीक है। ऐसा सर्किट में मतलब, तो क्योंकि ऐसा कब सर्किट होगा तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट एक चाहिए होगा ना। ठीक है। तो ये जो ए और बी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए और बी ये वाला पार्ट है। ठीक है। और सबसे दूर पार्ट कौन सा चला गया फिर? ठीक है। ये जो दूर वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। तो हमको यहाँ से ए और बी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से ए और बी की तरफ आना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे आएंगे अभी वो देखते हैं अभी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो 3 ओम है और ये 3 ओम, अब ये तो एक पाथ हो गया ना, सिंगल पाथ। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर पाथ सेम है, पाथ सेम है, तो इसका मतलब वो जो चीजें हैं, वेदर इट इज रजिस्टर, वेदर इट इज कैपेसिटर या इंडक्टर, जो भी है मतलब वो सीरीज में है। पाथ सेम मतलब करंट सेम। ठीक है। तो वो सीरीज में होगा। तो इसका मतलब ये 3 ओम जो मार्क किया है मैंने, ये सीरीज में होगा। ठीक है। सो 3 + 3 कितना हो गया? 6 ओम हो गया। ठीक है। ये 6 ओम हो गया। तो अगर ये 6 ओम हो गया, ये दोनों मिलाकर 6 ओम हो गया। ठीक है। 6 ओम। तो ये जो 6 ओम है वो इस 6 ओम के साथ कैसे है? पैरेलल में है। वो पैरेलल में है। 6 और 6 पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा? 3 होगा, है कि नहीं? 3 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो वो 3 ओम हमारे पास यहाँ, ये 3 ओम हो गया। ठीक है। मतलब ये 3 3 और 6 ये तीनों मिलाकर 3 ओम हो गया। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। ठीक है ना? 3 3 6 हो गया। ठीक है। तो वो 6, ये जो 6 ओम के साथ कैसे होगा? पैरेलल में है। तो 6 6 पैरेलल में हो गया तो फिर 3 हो गया। ठीक है। तो ये 3 ओम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 ओम हो गया। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम मिलकर कितना हो जाएगा? अगेन 6 ओम। ठीक है। तो वो 6 ओम इस, ये जो 6 ओम है इसके साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। 6 6 पैरेलल में हो गया तो कितना हो गया? फिर 3 हो गया। ठीक है। तो मतलब ये वाला 3 ओम हो गया। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है। मतलब लास्ट में आके क्या हो जाएगा? ए हो गया, और यहाँ पे आपका बी, ये 3 ओम है। ठीक है। तो इधर आपका 3 ओम, और यहाँ पे आपका 3 ओम। ठीक है। ये भी 3 ओम है। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये जो 3 और 3 है, ये दोनों में, ये तो सेम बात में हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में हो गया मतलब 6 हो गया। ठीक है। ये दोनों मिलाकर 6 ओम हो गया। तो ये 6 ओम जो है वो 3 ओम के साथ कैसे है? पैरेलल में है। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3। ठीक है। सो दैट इज 6 × 3 डिवाइड बाई 9। सो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल falls from a height h on a fixed horizontal plate and rebounds. If E is the coefficient of restitution, the total distance traveled by the particle before it stops rebounding. ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है। और एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया है एच हाइट। ठीक है। तो जब ड्रॉप करेगा तो वो नीचे आएगा और ये स्ट्राइक करेगा विद वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh।
ठीक है। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो जब ऊपर बाउंस करेगा ना, रिबाउंड करेगा, तो उसका स्पीड हो जाएगा ई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो फिर वो नीचे आएगा सेम स्पीड से। ठीक है, अब जो ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड हो जाएगा ई स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो ये मतलब ऐसे करते 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 ये फाइनली यहाँ पे कहीं पर रुकेगा। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब आपका ये वाला हाइट, फिर ये जो ऊपर गया हाइट, फिर ऊपर से नीचे आया, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी होता है। तो ठीक है, फर्स्ट केस में उसका स्पीड है यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच। तो ऐसे अलग अलग केस के लिए आप लोग हाइट इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मतलब लॉन्ग डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये वेरियस किताब में दिया हुआ है, बट एंट्रेंस में ऑब्वियसली हमको ये डेरिवेशन मतलब ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस पूरा जो डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमको कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो एच टाइम्स एच इज एस, तो टोटल डिस्टेंस है वो एच टाइम्स 1 + ई² डिवाइड बाई 1 - ई² है। ठीक है, ये एग्जाम में मेरे हिसाब से तो मतलब सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट आपको अगर सॉल्व करना है तो मैंने तरीका बता दिया आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, और एक है कैपिटल आर। ठीक है, इसमें चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज कैपिटल क्यू है। When they are connected by a wire, there will be no loss of energy if, तो इनके बीच में अगर वायर चार्ज स्फीयर है, ठीक है, इनको अगर वायर से कनेक्ट किया तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा एनर्जी लॉस का रिलेशन क्या था। तो एनर्जी लॉस डेल्टा यू इज इक्वल टू था C1 C2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स C1 + C2 V1 - V2²। तो एनर्जी लॉस अगर जीरो चाहिए, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? V1 इक्वल टू V2, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा। तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है? देखिए इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है कैपिटल R, एक का रेडियस है, इसका चार्ज Q है, इसमें कैपिटल Q चार्ज है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इसको अगर V1 मान लेते हैं, तो वो आपका K Q/R होगा। इसका पोटेंशियल जो होगा V2 इज इक्वल टू K कैपिटल Q/R, कैपिटल R। ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2 अगर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर। तो ये के कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्यू टाइम्स कैपिटल आर इक्वल टू क्यू टाइम्स स्मॉल आर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज डी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज डी इफ मैग्निफिकेशन इज m। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज m, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज फोक। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है? मैग्निफिकेशन हो गया m इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, तो v इज इक्वल टू mu हो गया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज, मतलब देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। ठीक है, तो इसमें जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपका d दिया हुआ है, मतलब u प्लस v इज इक्वल टू d बोल रहा है। u प्लस v इज इक्वल टू d बोल रहा है। ठीक है, मगर v इज इक्वल टू क्या है? v इज इक्वल टू mu, तो मतलब u प्लस mu इज इक्वल टू d। ठीक है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू d डिवाइड बाई m+1। ठीक है, u मिल गया हमको। ठीक है, अच्छा अब लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, इमेज का नेचर ऑलरेडी दिया हुआ है।
ठीक है। तो 1/v पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये 1/-u इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। v क्या है? v आपका mu है। ठीक है। सो 1/mu प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। 1/u को अगर कॉमन लें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। 1/u की जगह पे क्या लिख सकते हैं? u है d/m+1, तो 1/u कितना हो जाएगा? 1/u हो जाएगा m+1 डिवाइड बाई डी। ठीक है। यहाँ पे इसको एलसीएम लिया तो ये m+1 डिवाइड बाई m हो गया इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो यहाँ से f निकल गया। f कितना हो जाएगा? f इज इक्वल टू m टाइम्स d डिवाइड बाई m+1 होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, mass 60 gram, is kept suspended by two conducting wires of and a current of 5 ampere is flowing through the rod. The magnetic field required to make the rod tension free. ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रॉड है। ठीक है। ये रॉड है। तो बाय सस्पेंडेड बाय टू कंडक्टिंग वायर्स, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है। ठीक है। सस्पेंड किया ऐसे, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, एम जी नीचे ऐड करेगा। ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली अगर टेंशन फ्री करना है, मतलब टेंशन को जीरो करना है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो तो ऊपर की तरफ ऐड करना चाहिए, है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ ऐड करेगा, तो एफ एम ए हो गया। ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो आपका एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एम इज इक्वल टू एम जी माइनस 2t। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एम प्लस 2t टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। ठीक है। अब टेंशन फ्री अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 2t इज इक्वल टू 0, ये तो टेंशन तो गया। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एफ एम इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ एम इक्वल टू एम जी होना चाहिए। ठीक है। एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? आई एल बी इज इक्वल टू एम इंटू जी। आई एल बी मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल टू आई एल बी होता है। ठीक है। तो हमको बी चाहिए, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी बाई आई एल, एम जी बाई आई एल। ठीक है। मास कितना दिया हुआ है? मास आपका बी इज इक्वल टू मास, मास इज 60 ग्राम, मतलब 60 × 10⁻³ इंटू जी। ठीक है। डिवाइड बाय आपका करंट, करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया हुआ है? 0.45, 0.45। ठीक है। तो ये क्वांटिटीज ऑलरेडी मतलब भी सॉर्टेड है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। ठीक है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका आता है 0.266 टेस्ला। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कि ये इन्होंने 0.26, 0.25, 0.23 इतने पास पास वैल्यू को क्यों दिए, मतलब। ठीक है। मतलब ऑप्शंस, मतलब कैलकुलेशन के ऊपर ही, मतलब कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट, ये मेरे हिसाब से जरूरत था नहीं, अब दिया है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेशन ही फिर भी एक बार आप लोग भी अपनी तरफ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट रेट would it be necessary for a single conductor to cut the flux
in order that a current of 1.2 milliampere flows through it when 10 ohm resistor is connected across it. ठीक है, तो अब फ्लक्स काटने का बात बोल रहे हैं, मतलब इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. ठीक है, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. ठीक है, सो करंट कितना दिया हुआ है 1.2 मिली एम्पेयर, तो 1.2 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻². ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स. आपको यहाँ पे यही पूछा है, एट व्हाट रेट वुड इट बी नेसेसरी फॉर सिंगल कंडक्टर टू कट द फ्लक्स, मतलब डी फाइव बाई डी टी पूछा है. अब डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू ई होता है, और ई इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ होता है कि नहीं. तो मतलब हम लोग का रिजल्ट आ गया 1.2 10⁻² वेबर पर सेकेंड. डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स हो गया, ये हो गया फ्लक्स, और नीचे हो गया टाइम. ठीक है, सो 1.2 इंटू 10⁻², मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 blocks of masses 2 kg, ये 2 kg का है, 1 kg and 0.5 kg are connected by inextensible string. A force of 10 Newton is applied on a body of mass 2 kg. तो यहाँ पे 10 Newton अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, the acceleration of the system and tension T1 and T2 are. ठीक है, तो ये है T2, ये है T2, ये है T1, ये है T1. ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन ये है, सबका एक्सेलरेशन एक ही है, एक साथ ही सब मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो या देखिए ऐसे केसेस में ना हमेशा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए. तो पीछे से स्टार्ट करने का फायदा क्या है, जैसे यहाँ पे T2 है, यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 है. ठीक है, एक्सेलरेशन ए है, और कोई तो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं. तो यहाँ पे मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फॉर मतलब 0.5 kg का जो ब्लॉक है उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ए. ठीक है ना. अच्छा, अब ये जो 1 kg का ब्लॉक है उसके लिए आगे की तरफ फोर्स हो गया T1, तो मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए. ठीक है, तो T2 0.5 है, सो T1 माइनस 0.5 ए इज इक्वल टू 1 ए, मतलब T1 इज इक्वल टू 1.5 ए. T1 इज इक्वल टू 1.5 ए. ठीक है, अच्छा, फिर ये फोन साइलेंट करना भूलने से प्रॉब्लम हो जाता है. सो T1 इज इक्वल टू 1.5 ए. ठीक है, तो यहाँ T1 का वैल्यू पता चल गया. अब इस केस में 2 kg के लिए क्या हो जाएगा, 2 kg के लिए 10 आगे तब 10 न्यूटन माइनस T1 इज इक्वल टू 2 ए. T1 आ रहा है 1.5 ए, सो 10 माइनस 1.5 ए इज इक्वल टू 2 ए, मतलब 10 इज इक्वल टू 3.5 ए. 10 इज इक्वल टू 3.5 ए. ठीक है, सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3.5. ठीक है, 10 डिवाइड बाई 3.5, तो ये डिवाइड, ए एक्सेलरेशन आ गया यहाँ. ठीक है, ये आपका डिवाइड करने से 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने के बाद ही हमको पता चल गया कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा. T2, ये 2.86 किसमें है, ऑप्शन है, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं, मैच कर ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ए आ गया तो बाकी सब तो हम ये भी छोड़ सकते हैं, बट अगर मतलब वेरीफाई करना है तो ए आ गया, तो यहाँ पे T1 चाहिए ना. T1 क्या है 1.5 है, सो T1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स 2.86. ठीक है, 1.5 टाइम्स 2.86, सो दैट इज इक्वल टू 4.29 के आसपास आएगा. ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी आ गया, सिमिलरली ये भी आ जाएगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन बहुत छोटा है. ठीक है, अब आमतौर पे मतलब एंट्रेंस में वेदर इट इज आसान सी और जेई में नीट, क्वेश्चन बड़ा हो गया ना तो एकदम गारंटेड है कि 90% चांस है कि सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा. ठीक है,
An electron is released from rest at a cathode and it reaches the anode kept at a distance of 1 meter. ठीक है. The potential difference between the anode and the cathode is 100 volt. Keeping everything same, the same experiment is repeated for a proton. The distance between the cathode and the anode increased to 2 meter. What is the correct relation between de Broglie wavelength lambda e of electron and that of proton lambda p? तो lambda p हो गया प्रोटॉन के लिए, lambda e हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है. When they reach the other plate. ठीक है. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया है. ठीक है. तो देखिए लैम्डा का रिलेशन क्या है. लैम्डा इज इक्वल टू h बाई ट्वाइस m क्यू v. v हो गया यहाँ पे पोटेंशियल, m हो गया मास, q हो गया चार्ज. ठीक है. मतलब जो लैम्डा है, ठीक है, वो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास टाइम्स चार्ज. बाकी क्वांटिटीज तो कांस्टेंट है क्योंकि उनको चेंज नहीं किया गया. ठीक है. तो इसका मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका स्क्वायर रूट. ठीक है. अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है तो कैंसिल कर सकते हैं इसको. ठीक है. तो इसका मतलब लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अभी हमको ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन किस कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन डी. ठीक है. ये बोल रहा है कि इक्वल है, ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल है. इसमें बोल रहे हैं लैम्डा पी ग्रेटर देन. ठीक है. तो ये इक्वल है नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक है. लैम्डा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन. ठीक है. सिंपल था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द पुली ऑफ रेडियस आर. ठीक है. इसका रेडियस आर है और हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है. If the smaller mass m is negligible compared to the bigger mass, with what acceleration the bigger mass come down. मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है. ठीक है. तो हमको पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना है. तो ये जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये उतने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा. ठीक है. अच्छा. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मतलब अब थियोरेटिकली तो ये तो आपने स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, आपने एनसीईआरटी में किया होगा, बट अब शॉर्टकट एक बता देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है ना, acceleration is equal to effective force by effective mass. ठीक है. अब देखिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो mg है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो स्मॉल mg है. दोनों फोर्स लग रहा है नीचे एक्ट कर रहा है बट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. तो खींच मगर सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है, वैसे मूव कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा. नेट फोर्स इफेक्टिव फोर्स मतलब नेट फोर्स. ठीक है. ये इफेक्टिव फोर्स की जगह पर मतलब नेट फोर्स भी लिख सकते हैं. तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस mg. ठीक है. एक सिस्टम को इधर खींच रहा है, एक सिस्टम को इधर खींच रहा है, बट सिस्टम इधर मूव कर रहा है. तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस mg, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg. इफेक्टिव मास मतलब पूरे सिस्टम का मास. तो एक का मास है कैपिटल M, एक ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का मास है स्मॉल m. ठीक है. अच्छा. ये जो है पुली पुली का आपका I इज इक्वल टू मतलब m पुली इंटू आर स्क्वायर. तो मतलब m पुली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई आर स्क्वायर. ठीक है ना. तो मास ऑफ द पुली आई बाय आर स्क्वायर का. इफेक्टिव मास मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम मतलब मास ऑफ द ब्लॉक तो ले लिया, मास ऑफ द पुली लेना पड़ेगा. सो वो आई बाय आर स्क्वायर हो गया, आई बाय आर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा. अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि अ, ये जो पुली है मतलब सॉरी स्मॉल एम मास है वो बहुत छोटा है. तो स्मॉल एम मास छोटा है तो हम तो यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं. ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा, mg
डिवाइड बाय ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज है कि आपको ये फॉर्मूला अगर ये पता है तो एकदम तुरंत चुटकियों में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man weighs W on the surface of Earth. His weight at a height equal to radius r. ठीक है, तो हाइट के साथ g वैल्यू कैसे चेंज होता है? g इज इक्वल टू जी डैश इक्वल जी आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट बोला है, हाइट इक्वल टू आर, तो मतलब g डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे जी आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो जी आर स्क्वायर यहाँ पे आर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? जी बाई फोर, मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी बाई फोर। ठीक है, तो इसका मतलब एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी बाई फोर, मतलब डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई फोर, मतलब वेट वन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी? यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो किसी दो चीजों के बीच में रेजिस्टेंस पूछते हैं ना, सर्किट को हम लोग वहां उन दोनों के बीच में ऐसे करंट करके लगा दो। तो करंट करके ए और डी को मतलब करंट करके लगा दो, तो ए और डी के लगाओगे तो ये सी और बी तो इनफेक्टिव हो जाएगा। सी और डी अगर इनफेक्टिव हो गया तो उसका मतलब ये है कि उस पार्ट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ पे करंट जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पार्ट है ये दोनों सीरीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये भी सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो टेन टेन है, ये वाला पार्ट, ये मिला के 20 हो गया। ठीक है, ये टेन टेन मिला, ये जो टेन वाला टेन है ये भी 20 हो गया। ठीक है, तो ये 20 और ये 20 पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? 10 ओम। ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ से सीधा हो गया और ये हो जाएगा आपका 10 ओम। ठीक है, इधर आपका 10 ओम है और इधर भी आपका 10 ओम है, और ये पूरा क्या हो जाएगा? ये जो पाथ है, ठीक है, ये यहाँ से ये अब ये वाला पाथ, जो पूरा पाथ अगर देखेंगे तो ये सीरीज हो गया। सो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? 30 ओम। इजी क्वेश्चन है, खाली आपको ये चीज कि सी और बी की तरफ सर्किट इनफेक्टिव होगा होगा वो चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बुक्स में देखा होगा। ठीक है, एसएम सी में जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब वो ज्यादातर क्वेश्चंस कॉमन ही है, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर आइडेंटिकल सोलिनॉइड्स ए बी सी डी आर कनेक्टेड एज शोन। ये द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चार सोलिनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए इज 3 टेस्ला, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 टेस्ला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी में कितना होगा? ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के लिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो करंट आई करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो 3 टेस्ला आ रहा है। ठीक है, अब करंट ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये दोनों आइडेंटिकल पाथ हैं तो यहाँ पे करंट आधा हो जाएगा। ठीक है, करंट आधा हो जाएगा, तो करंट अगर आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया, फिर यहाँ पे करंट सेम करंट चला जाएगा। तो करंट अगर आधा आधा हो जाएगा तो देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बाकी सब तो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स सब कुछ सेम है, फोर आइडेंटिकल सॉलिनॉइड्स बोला है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सब सेम है, एन सेम है। तो इसका मतलब बी जो प्रोपोर्शनल है वो आई। ठीक है, तो करंट अगर आधा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पे आई बाई टू है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1.5 टेस्ला। 1.5 टेस्ला, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, दिस इज, ये क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, मतलब आसाम सी का मैं बोला था ना सोर्स क्वेश्चन कहाँ से होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा सर का जो बुक्स है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, पेज नंबर 418 का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड increasing the temperature, doping with donor impurities, doping with acceptor impurities, all the above। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो किताब का सीओपी का,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे तो ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, चारों ऑप्शन ही होंगे। बट यहाँ पे उस हिसाब से आपका ऑल ऑफ द अबव, मतलब यहाँ पे आप कोई भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डोपिंग करते हैं दोनों इम्प्योरिटी से, या डोपिंग करते हैं विद एक्सेप्ट इम्प्योरिटी से, ठीक है, तो हर केस में आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑल द अबव, सो दिस इज ऑप्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 74 पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर था पेपर में, तो ये क्वेश्चन भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक्स का पेज नंबर 1416 का ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम विद कॉम्बिनेशन ए बी एक्स, ए बी एक्स, ठीक है, तो विच कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, करना क्या है आपको, देखिए ये तो और गेट है और ये एंड गेट है, ठीक है, तो आप ए बी और एक्स, मतलब ए बी इनपुट हो गया और एक्स आउटपुट हो गया, तो उसके लिए आप एक ट्रूथ टेबल बना लो। ठीक है, आप तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना के दिया है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो ये वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 101 हो रहा है, ये 101 है। ठीक है, 111 मतलब ये लास्ट वाला कॉलम 111। ठीक है, और 010 कौन सा है, ये 010 सेकंड लास्ट और थर्ड, मतलब सेकंड जो कॉलम। ठीक है, सेकंड रो में 010 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 101 कौन सा है, 101, 101 ये हो गया, है कि नहीं, फिर 111, ये 111 मतलब लास्ट, है कि नहीं, फिर 010, ये हो गया 010। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है बॉल इज अलाउड टू फ्री फॉल। ठीक है, ये बॉल इज अलाउड टू free fall from the top of a 200-meter tall tower. Simultaneously, another ball is thrown vertically upward with a velocity of 50 मीटर पर सेकंड. The two balls will meet at a height. कौन सी हाइट में मीट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टावर हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहा है, तो ये हाइट h हो गया, टोटल हाइट तो 200 मीटर बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हाइट होगा वो हो जाएगा 200 माइनस h। ठीक है, तो नीचे से जो गया उसने ट्रेवल किया h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू मतलब 50 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से जो आया उसने ट्रेवल किया, ड्रॉप किया है ना, तो एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग अगर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, तो आपका एच और एच कैंसिल हो गया, तो 200 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 50 टी हो गया, तो मतलब टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में आपका वो लोग मीट कर रहे हैं। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब एच हाइट निकालना है, एच निकालना है हमको, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 4 माइनस हाफ जी, जी 9.8 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो एच इक्वल टू आता है 121.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, मतलब एच का वैल्यू, तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको वैसे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। The vibrations of a string of length 60 centimeter fixed at both ends are represented by y is equal to 4 sine pi x by 15 cos 96 pi t. X and y are in centimeter, t in second. The particle velocity at x equal to 7.5 centimeter and t is equal to 0.25 second is. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। एक है कि जो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज ऑफ द फॉर्म y is equal to 4, 4 मतलब a हो गया, a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो के का के हो गया आपका, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो के की जगह पे क्या है, पाई बाय 50, पाई बाय 15, बट के इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय लैम्डा होता है, ट्वाइस पाई बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 30 आ गया।
ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहा है, तो स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो लैम्डा 30 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 30, ये वेवलेंथ है 30। ठीक है, मतलब यहाँ तक हो जाएगा 15। ठीक है, हमको 7.5 सेंटीमीटर पूछा है, मतलब यहाँ पे ये होगा 7.5, है कि नहीं? तो 7.5 सेंटीमीटर में वो एक्सट्रीम पोजीशन में है कि नहीं? ये एंटी नोड है, एंटी नोड में वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है? हमेशा जीरो होता है कि नहीं? जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, पार्टिकल जब ऐसे ऐसे, ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना, पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है ऐसे नीचे, तो ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन में ऑसिलेशन में क्या होता है? वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है, तो वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है ना, तो वेलोसिटी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज वन मेथड, ये मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड। बट आपको अगर ये चीज भूल गए, भूलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरा मेथड जो है ना वो थोड़ा लंबा मेथड है, कि अब ये जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछा है, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 साइन पाई एक्स बाई 15। कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन 96 पाई टी मल्टीप्लाइड बाई 96 पाई, डिफ्रेंशिएट करने से ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू हो गया आपका, कितना दिया हुआ है? 7.5। ठीक है, और टी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, टी का वैल्यू 0.25। ठीक है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे, सो दिस इज साइन 96 पाई बाई, ये 1/4। ठीक है, तो 4 ये 24 टाइम्स हो जाएगा, तो साइन 24 पाई, तो साइन 24 पाई क्या होता है? जीरो होता है। ये अगर जीरो हो गया तो मतलब डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी टी मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, वाई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो डी वाई बाई डी टी पार्टिकल वेलोसिटी होगा, तो पार्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गया। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो दिस इज अनदर वे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट है। इन ए रीजन ऑफ स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, द पार्टिकल विल मूव इन ए, कैसे पाथ में मूव करेगा? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, बट जो पार्टिकल था ना वो रेस्ट में था, तो पार्टिकल रेस्ट में था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स एफ बी लिख लिया। तो यार यहाँ पे तो वेलोसिटी अगर जीरो है, पार्टिकल तो रेस्ट में है, तो उसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो रहेगा, लगेगा नहीं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कहाँ मूव करेगा? इस डायरेक्शन मूव करेगा। अब और एक बात, जब अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे जब मूव करेगा तब तो वेलोसिटी आ गया, बट वेलोसिटी आने से भी क्या होगा? वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे ना, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा। तो पैरेलल, जब ये दोनों क्वांटिटी पैरेलल में होंगे तो अगेन वी क्रॉस वी तो जीरो ही होगा, तो उस केस में भी मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगने नहीं वाला है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर एक्ट कर ही नहीं रहा है तो चार्ज पार्टिकल तो स्ट्रेट जाते ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो मतलब इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आई होप कोई चीज समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाई इन एक्स वाई प्लेन इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी नॉट ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप टेस्ला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो स्क्वायर है ना वो कैसे है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो जो स्क्वायर है ना वो एक्स वाई प्लेन में है, वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा वो अलोंग जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो एल स्क्वायर के कैप लिखूंगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पूछा है, तो फाई क्या होता है? फाई होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है, तो मतलब इन दोनों क्वांटिटीज का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बी ए दिया हुआ है, ए है। ठीक है, तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा? मतलब ये यहाँ पे तो के टर्म के साथ ही रहेगा ना, जे आई और जे तो गया काम से, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी नॉट 4 एल स्क्वायर, बी नॉट 4 एल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 बी नॉट एल स्क्वायर मतलब कौन सा ऑप्शन होगा?
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वेबर दिया हुआ है, मतलब वो यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। वो तो यूनिट तो सब में ही है, तो यूनिट का इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, यूनिट सब में एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड through a capillary tube is given by eta is equal to pi by 8 r4 by I p by q। I length of the I I नहीं है, L है असल में, ठीक है। L हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब, R रेडियस, P प्रेशर, Q वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है। विच क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली। अब देखिए यहाँ पे अगर एरर देखें तो डेल्टा ईटा जो होगा वो 4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर होगा। अगर रिलेटिव एरर देख रहे हैं तो डेल्टा ईटा बाई ईटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू। ठीक है, तो यार ये 4 यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब अगर डेल्टा आर में कुछ एरर है तो वो 4 टाइम्स मैग्नीफाई होगा, मगर बाकी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमें केयरफुल किस में होना पड़ेगा, आर के मेजरमेंट में, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो विच क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली। आर को हम लोग जितना एक्यूरेट मेजर करेंगे उतना अच्छा है कि नहीं, तब एरर मिनिमाइज होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, if the velocity of light is c, gravitational constant is g, Planck constant is h, are chosen as fundamental units, the dimensions of time। तो मतलब टाइम को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ velocity of light raised to the power a, gravitational constant raised to the power b, Planck constant raised to the power c। ठीक है, तो इसको अगर डायमेंशन फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह वो सब रिमूव कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया m0 l0 t पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी मतलब एल टी इनवर्स 1 रेज़ टू पावर ए, ठीक है। जी, जी क्या है, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब एफ इज इक्वल टू होता है जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मास इनटू मास डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू हो गया एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ठीक है। एफ हो जाएगा आपका एम एल टी इनवर्स 2, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम -1 एल क्यूब टी -2, ठीक है। सो दिस इज एम -1 एल क्यूब टी -2 रेज़ टू पावर पी, ठीक है। और एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कौन से फॉर्मूला में आता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू। ई क्या हो गया एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, फ्रीक्वेंसी मतलब टी इनवर्स 1, तो मतलब क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 रेज़ टू पावर सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब क्वांटिटीज को डायमेंशन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो आपका ये हो गया m0 l0 टी इनवर्स 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका m -b प्लस c एल ए प्लस 3b प्लस 2c टी टाइम्स -a -2b -c, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, मतलब बेस सेम है, दोनों चीज़ें एक ही है, तो जो पावर्स है उनको इक्वेट करना है, तो मतलब -b प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी। अब b इक्वल टू सी देखते ही आपके घंटी बजाना चाहिए, मतलब g और h का पावर सेम होगा, तो g और h का जो पावर सेम है ना, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहीं पे कहानी खत्म कर दे रहा है, बट आपको सॉल्व करने का मन करे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो यार एसआई यूनिट बोलने से तो आपको दो यूनिट दो नजर आ रहा है कि पास्कल पास्कल,
ठीक है, तो ए और बी में से होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो डायमेंशन होता नहीं है, स्ट्रेस हो गया फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स हो गया आपका एम एल टी इनवर्स टू, एरिया हो गया एल स्क्वायर, मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो पास्कल तो दोनों में था, मगर एम एल माइनस वन टी माइनस टू किस में है? ऑप्शन ए में है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अंडर isothermal condition compression, the pressure of a certain quantity of diatomic gas becomes double, ठीक है, प्रेशर डबल हो गया, इट इज देन अलाउड टू expand adiabatically to restore its original volume. If P1 is the initial pressure, then final pressure कितना होगा? हिंट 1/2 raised to power 1.4 is equal to 0.38, ये दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर P1 दिया हुआ है, तो प्रेशर आपका डबल हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो प्रेशर पी वन था, तो पी वन से ट्वाइस पी वन हो गया, ठीक है। तो जो वॉल्यूम था वी, वो वी से वी बाई टू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज देन अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली, ठीक है। क्यों एक्सपैंड कर रहा है? टू रिस्टोर इज ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब वी बाई टू से वो वी में आ रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस तो आइसोथर्मल हो रहा था, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस वो एडियाबेटिक हो रहा है, तो उसमें जो वॉल्यूम है वो v बाई टू से v आ रहा है। इट इज देन अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब v बाई टू से v आ रहा है। इफ p1 इज द इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या होगा? ठीक है, तो जो फाइनल प्रेशर है, मतलब आपका प्रेशर भी कितना हो जाएगा? अभी 2p1 था, तो T1 2p1 से कुछ pf हो रहा है, प्रेशर p1 से 2p1 हो गया था ना, है कि नहीं? उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम v बाई टू से v आ रहा है, और प्रेशर 2p1 से कुछ pf जा रहा है, pf निकालना है हमको, ठीक है। तो देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी आपका इनिशियल प्रेशर है आपका 2p1, सो 2p1 वॉल्यूम है v बाई टू रेस्ट पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर हो गया pf, और वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम में जा रहा है v रेस्ट पावर गामा, ठीक है। अच्छा, तो हमको pf चाहिए, सो pf इज इक्वल टू 2p1, ठीक है, और v तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 रेस्ट पर गामा, ठीक है। अब गामा क्या है? ये डायटोमिक गैस बोला है, ठीक है, डायटोमिक गैस बोला है, तो जो गामा होता है, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, ठीक है। डिग्री ऑफ एफ हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 हो गया, तो मतलब ये 1+2/5, तो 5+1 मतलब ये आपका 7/5, ठीक है। 7/5 मतलब 1.4, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2p1 1/2 रेस्ट टू पावर 1/4, 1.4। अब 1/2 रेस्ट टू पावर 1.4 का वैल्यू 0.38 दिया हुआ है, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है वो 0.38 हो गया। सो फाइनल प्रेशर पी एफ, यहाँ से क्या हो जाएगा? पी एफ इज इक्वल टू 2 × 0.38 इंटू P1, मतलब 0.76 टाइम्स P1, ये फाइनल प्रेशर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, मतलब सी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, आजकल तो जेई मेन में भी आते हैं देखे हुए क्वेश्चन, ठीक है। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta. ठीक है, if the total time elapsed is t, total distance traveled by car,
अब किसी ने अगर कोचिंग किया होगा ना, मतलब कोचिंग, मैं मतलब वो नहीं, कोचिंग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोचिंग किया होगा, गारंटेड है मैं बोल रहा हूँ 100%, ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा। और आपने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, कोचिंग नहीं किया बट आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, तब भी आपने गारंटेड ये क्वेश्चन देखा होगा। मतलब ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब काइनेमेटिक्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्सेलरेट हो गया, फिर इस वाले पार्ट में डिसेलरेट हो गया। यहाँ पे रेट अल्फा, यहाँ पे रेट बीटा, ठीक है। तो ये आपका कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक्सेलरेट कर रहा है टाइम टी वन तक, और डिसेल, ठीक है। तो ये वाला टाइम टी वन हो गया, और ये वाला टाइम टी टू हो गया। तो टोटल टाइम इलैप्स टी दिया हुआ है, तो मतलब टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी हो गया, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आपका वी एम बाई टी वन, है कि नहीं। और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम बाई टी टू, ठीक है। तो इसका मतलब टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू हो गया आपका वी एम बाई अल्फा प्लस वी एम बाई बीटा, है कि नहीं। सो टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी, टोटल टाइम टी दिया हुआ ना, टोटल टाइम लैप्स टी। तो मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से वी एम आ गया, वी एम इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आपको पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यार वीटी ग्राफ है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया, ठीक है। तो एरिया मतलब ये ट्राइंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया टी, और हाइट हो गया वी एम, है कि नहीं। ये जो हाइट है वही तो वी एम है, यही तो हाइट है। और जो बेस है यहाँ से यहाँ तक, वो टोटल टाइम टी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ये इसमें, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट जीरो ए, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। जीरो ए मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, जीरो का ए, ठीक है। और जीरो का माइनस ए यहाँ पे कहीं पे होगा, जीरो का माइनस ए, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में अनदर चार्ज पार्टिकल, ये तो यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज है माइनस क्यू। चार्ज, अनदर चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ट्वाइस ए कमा जीरो। तो ये ट्वाइस ए कमा जीरो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे क्यू चार्ज को रिलीज किया है। तो ये दो चार्ज तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरफ मूव करेगा, करते करते यहाँ पे जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो ये ओवर शूट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर ये दो चार्ज को खींचेंगे तो वापस आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये तो ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना। तो इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। इट विल ऑसिलेट एंड इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली ऑपोजिट एंड। अब देखो यार, यहाँ पे आई करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो ये इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ये आई बाई थ्री, ये आई बाई थ्री, ये आई बाई थ्री। तो ये आई बाई थ्री जो है फिर वो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा आई बाई सिक्स, इधर गया आई बाई सिक्स, ठीक है। ये आई बाई थ्री इधर से आ गया आई बाई सिक्स, डिवाइड हो गया, है ना। यहाँ पे भी चला गया आई बाई सिक्स, तो ऊपर से आई बाई सिक्स आ रहा है, यहाँ से आई बाई सिक्स आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे आई बाई थ्री हो गया, ठीक है। तो फाइनली वो सर करंट यहाँ से, यहाँ पे भी आई बाई थ्री करंट आएगा, यहाँ से भी आई बाई थ्री करंट आएगा, तो तीनों मिलकर यहाँ पे आई करंट निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास एक पाथ है, देखो यहाँ पे हमको ए और मतलब ए और जी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए।
तो हम लोग यहाँ से एक पाथ लेंगे, ये वाला पाथ, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो ये वाला पाथ है। मतलब किसी भी पाथ में अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में वो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला पाथ लिया है, कोई दूसरा पाथ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सेल का ईएमएफ कुछ ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट सप्लाई किया उसने आई करंट सप्लाई किया। ठीक है, आई करंट सप्लाई किया। तो अगर हम लोग लूप रूल यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो लूप रूल अगर यूज करेंगे तो यहाँ से पहले करंट, यहाँ से ए है, तो यहाँ से यहाँ पे गया। ठीक है, अब हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, तो -I/3 इंटू 6। ठीक है, फिर डी से सी आया, तो -I/6 करंट हो गया, इंटू 6 हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर सी से जी गया, तो -I/3 इंटू 6। ठीक है, सो दिस इज, फिर यहाँ से ऐसे आया, तो फिर ये लो से हाई, सो प्लस ई इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोगों ने ये वाला लूप, ये जो ऐसे लूप है, ये लूप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ई उधर चला गया, तो आपका ई इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे ये 2, ये 6 कैंसिल हो गई, ये 2, तो 2 + 2 4 + 1 5, मतलब 5i। ठीक है, बट ई इज ऑल्सो इक्वल टू आई टाइम्स आर इक्वलेंट, क्योंकि आई करंट यहाँ घुसा है, और इस पूरे का रेजिस्टेंस, पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आर इक्विवेलेंट ले सकता है। ठीक है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली ऑपोजिट एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली ऑपोजिट, मतलब ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो गया, तो ये आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम। 5 ओम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है, आप एक बार कॉपी भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। आप लोग पढ़ के देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद भी ट्राई कीजिए, मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। क्या दिया हुआ है, सोर्स इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स है ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। At what distance should a convex mirror of focal length 12 centimeter, convex mirror of focal length 12 centimeter be placed so that image is formed at the source? मतलब ये फाइनल इमेज सोर्स में ही फॉर्म होना है। ठीक है, मतलब ये जो रे यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से जो ये रे जा रहा है, ये रे ऐसे जा रहा है ना, तो उस रे को अपना पाथ, ये रे ऐसे जा रहा है, तो उस रे को अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। तो रिट्रेस करेगा तब जाके वो यहीं पे आएगा, है कि नहीं? उसको अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। तो रिट्रेस करने के लिए कंडीशन क्या होगा, रिट्रेस करने के लिए कंडीशन है, देखो, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में रे रिट्रेस कब करेगा, नॉर्मल इंसिडेंस होता है तब रिट्रेस करेगा। तो वैसे ही अगर स्फेरिकल मिरर भी अगर है ना, तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो ना, तो पाथ हमेशा रिट्रेस ही होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस में आई इज इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पाथ तभी रिट्रेस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एक मिरर है, ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर उसमें इंसिडेंट हो रहा है, तो मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, उसके सेंटर में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ये और एक ले अगर, तो ये सेंटर में जा रहा हो, तो ये मतलब सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो मतलब ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। तो फोकल लेंथ इसका कितना है, कॉन्वेक्स मिरर का 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो इसमें मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मतलब ये, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस होने से ही पाथ रिट्रेस करता है। तो एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो इसका मतलब आर इक्वल टू ट्वाइस एफ, मतलब 24 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब
इमेज कहाँ बन रहा है, मतलब ये पाथ रिट्रेस कर रहा है ना, तो इमेज, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज कहाँ फॉर्म करा रहा है, उसी में करा रहा है, तभी पाथ रिट्रेस हो रहा है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग इमेज पोजिशन अगर निकालें तो कैसे होगा, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25। ठीक है, सो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/25। सो दिस इज एलसीएम कितना हो जाएगा 75, सो 5 माइनस 3, सो दैट इज 2/75। ठीक है, तो मतलब v इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है ना। फाइनल इमेज यहाँ पे फॉरवर्ड, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो 24 है, ये डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी 24 मार्च मार्क कर चुके हैं, ये 24 है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 37.5 माइनस 24, है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 13.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये हो जाएगा आपका 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड तो हमको ये पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए कॉन्वेक्स मिरर बी प्लेस्ड, सो 13.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टूवर्ड्स राइट, है कि नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है खाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो स्टील बॉल is dropped into a long column of oil. Which of the following graph best describes the velocity of the ball with time? ठीक है, तो यार जब एक वेसल है और इसमें बॉल को ड्रॉप किया है, इसमें लिक्विड कुछ है या ऑयल है मतलब, ठीक है, तो इसमें ऑयल है, तो यार जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो बॉल क्या होता है, पहले तो यार वो जोर से जाता है, उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर करता है। वेलोसिटी इनिशियली ज़्यादा होता है, फिर डिक्रीज, फिर मतलब विस्कस फोर्स और जो बायोंट फोर्स है, ये दोनों आपको आपस में बैलेंस होकर कांस्टेंट वेलोसिटी से उसका बॉल मूव करता है। ठीक है, उसका मतलब बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते मतलब बॉल का वेलोसिटी, सॉरी, बॉल का वेलोसिटी यहाँ पे जब ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज होते 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 एक जगह पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, और उसके बाद इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो बॉल का वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर उसके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, मतलब यही ग्राफ होगा, इंक्रीज होने का कोई बात हो नहीं सकता। ठीक है, बॉल का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग फोर्स बॉल को जब ड्रॉप करेंगे ना, बॉल को जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तो नीचे उसका वेट mg एक्ट कर रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है, एक से नहीं क्या हो गया, हम्म हम्म, तो ऊपर आपका विस्कस फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स और बायन फोर्स भी ऊपर है कि नहीं। तो एक स्टेज में आके ये फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, तब मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, वो सब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, वो जब जाएगा सडनली उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और फिर वो डिक्रीज होते होते एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ग्राफ ये वाला होगा, सी। आगे बढ़ते हैं। द करंट आई एट द वोल्टेज वी फॉर ए गिवन मेटालिक वायर्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, आई बाई वी, अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो वी बाई आई होता है। ठीक है, तो मतलब 1/r, ये तो स्लोप है ना, यहाँ पे स्लोप, स्लोप को स्टडी करना है, टेम्परेचर कौन सा बढ़ा है पूछा है, तो स्लोप तो आई बाई वी होगा, तो 1/r इक्वल टू आई बाई वी, आई बाई, ठीक है, तो मतलब 1/r इज इक्वल टू स्लोप हो गया। ठीक है, तो स्लोप अगर
स्लोप अगर बड़ा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस छोटा है कि नहीं? स्लोप ग्रेटर होगा तो रेजिस्टेंस छोटा होगा, ठीक है? तो स्लोप छोटा होगा तो इसका मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ना। स्लोप स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो मतलब स्लोप अगर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। स्लोप छोटा किसका है? इसका है, तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं? तो इस केस में इसका मतलब टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन, ठीक है? देखो स्लोप कम होगा, स्लोप अगर कम है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है? तो स्लोप अगर लो है, स्लोप अगर लो है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई है, और रेजिस्टेंस हाई का मतलब क्या है? टेम्परेचर हाई, क्योंकि है कि नहीं? मेटेरियल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एंड रेडियस, एन और आर के बीच पे रिलेशन क्या है, ठीक है? तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या था? आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ऐसा कोई रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा nth ऑर्बिट का रेडियस बोराटा मॉडल में। मतलब आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसी सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई वन कॉस ओमेगा टी, आई टू साइन ओमेगा टी, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है? तो ये भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, मतलब अगर आपने एसी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है इसका आंसर आपको ये मार्क करना है, ठीक है? ये आपको डेफिनेशन से निकल जाता है। मतलब आई आरएमएस जो होता है ना, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 to t आई डी टी डिवाइड बाई 0 to t डी टी, ये बाय डेफिनेशन है। आरएमएस करंट का ये डेफिनेशन है। रूट मीन स्क्वायर, मतलब ये रूट लिया है फिर मीन लिया है, ठीक है? आई स्क्वायर डी टी, ठीक है? रूट लिया है, रूट है, ठीक है? रूट है, किसका लिया है? मीन स्क्वायर करंट, मतलब आई स्क्वायर डी टी 0 to t, मीन क्या आ रहा है? टोटल टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 0 to t डी टी, ठीक है? तो ये आई आर एम एस का, ठीक है? तो आई स्क्वायर, अब आई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस, स्क्वायर रूट को हटा दिया, ठीक है? और ये नीचे तो डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आएगा, तो 1/t बाहर रख लिया, ठीक है? फिर 0 to t आई स्क्वायर हो गया आपका आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है? प्लस ट्वाइस आई वन आई टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है? डी टी, यहाँ पे डी टी है, डी टी को अलग से लिखता हूँ, ठीक है? अब सारे टर्म्स अगर अलग अलग देखें, ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं, एक एक को देखते हैं, ठीक है? तो इसको अगर देखें, ये इंटीग्रेशन सबके साथ है, ठीक है? तो अगर हम लोग ये वाला टर्म देखें, ये वाला टर्म, तो आई वन तो भाई बाहर निकाल लिया, 0 to t, ठीक है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मतलब क्या है? 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी, ठीक है? सो दिस इज आई वन स्क्वायर बाई टू, आपका ये 1 इंटीग्रेशन 0 to t डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है? एक बात याद रखना, मतलब इंटीग्रेशन 0 to t साइन एन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 0 to t कॉस कॉस एन कोई भी इंटीजर होता है ओमेगा टी डी टी, ये सब जीरो होगा, क्योंकि साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, तो 1 पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया 0 आएगा, ठीक है? तो मतलब ये सेकंड टर्म तो गया, ठीक है? तो डी टी बचा, ठीक है? तो डी टी का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है? तो सिमिलरली आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर करेंगे, ये जो आई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका
I1 I2 स्क्वायर बाई 2 और एक टी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म जीरो होगा क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी। एन ओमेगा टी जीरो होता है मैंने बोला था। ठीक है, तो ये साइन 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये टर्म तो गया काम से। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म रहा नहीं। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, और फिर वो जो टी है तो बाहर एक 1/t है, अंदर बच रहा है I1 स्क्वायर t/2 प्लस I2 स्क्वायर t/2। ठीक है, तो ये तो टी टी कैंसिल हो गया ना, ये टी कैंसिल हो गया। तो दिस इज, ये क्या है, इज इक्वल टू I2 RMS। तो इसका मतलब I RMS क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर/2, है कि नहीं। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, a lift weighing 400 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.2 meter per second. The minimum horsepower of the motor to be used, पावर निकालना है। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हो गया है mg इंटू वेलोसिटी, m हो गया आपका 400, g हो गया 9.8, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना हो गया 0.2। तो ये आ गया आपका वॉट में। ठीक है, बट आपको पूछा है इसको हॉर्स पावर में देना है, तो हॉर्स पावर मतलब डिवाइड करेंगे किससे, 746। ठीक है, 746 डिवाइड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है 1.05 हॉर्स पावर। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h रीचेज द ग्राउंड विद स्पीड gh, द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। अब देखिए h हाइट से अगर ड्रॉप किया था ना तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो h हाइट के बाद उसका स्पीड होना चाहिए था 2gh, बट हुआ कितना, gh, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। तो उसका होना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी कितना, ये तो स्पीड है ना, तो हाफ mv स्क्वायर, एम वी स्क्वायर मतलब 2gh, इतना होना चाहिए था। हुआ कितना, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब gh। तो मतलब कितना हो जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो mgh - mgh/2 मतलब mgh/2, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 mgh। इतना लॉस हो रहा है, लॉस को मतलब कैसे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे, तो माइनस 0.5 mgh। सो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जीरो माइनस 0.5 mgh। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A body rolls down an inclined plane. If its kinetic energy of rotation is 40% of its kinetic energy of translation, then body is, ठीक है। So kinetic energy of rotation is equal to 0.5 times kinetic energy of translation. Kinetic energy of rotation मतलब half I omega square is equal to 0.4 times 0.40% बोला है ना, तो 0.4 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, mv स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 0.4 एक है, 0.4। ठीक है, सो दैट इज 0.4 एम वी स्क्वायर मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो आई इज इक्वल टू 0.4 एम आर स्क्वायर। 0.4 मतलब 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर, और 2/5 एम आर स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, देन लेंथ ऑफ द एंटीना। ठीक है, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द एंटीना कितना होता है, 1/4 ऑफ द सिग्नल होता है, तो λ/4 हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। फाइंड द करेक्ट आंसर, both primary cells and secondary cells can be charged, only secondary cells can be charged, only primary cells can be charged, none of the above। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी सेल जो होता है ना
उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चार्ज, कैन नॉट बी चार्ज। और जो सेकेंडरी सेल होता है, प्राइमरी सेल मतलब जो नॉर्मली पेंसिल सेल, ठीक है, जो हम लोग घड़ी वड़ी में लगाते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेल होता है वो चार्जेबल होता है, सेकेंडरी सेल जो होता है कैन बी चार्ज, कैन बी चार्ज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है। सो ओनली सेकेंडरी सेल्स कैन बी चार्ज, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी कहाँ पे है, पी ए है, क्यू कहाँ पे ये है। तो पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमको हमेशा, मैंने बोलता ना रेजिस्टेंस चाहिए तो हमको हमेशा दूर से दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम दूर यहाँ गए, यहाँ पे दूर इधर गए, तो यहाँ से हम इस साइड जाएंगे, यहाँ से हम इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 हो गया आपका, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ये दोनों मिला के 8 हो गया। तो 8 8 के साथ कैसे है, पैरेलल में है, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 4 और ये 4 कैसे हो जाएगा, पैरेलल सीरीज में, सॉरी, ये सीरीज में हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, तो मतलब ये 8 इधर 8 हो गया। अब इधर से अगर आ गए तो 3 और 3 कैसे, 6 है, ये 3 और 3 6 है ना, तो ये 6 इस 6 के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा पैरेलल से, 3, मतलब यहाँ पे 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ठीक है। तो ये 3 ओम और ये 5 ओम क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा, 8 ओम, मतलब यहाँ का ये 8 ओम, ये बीच का 8 ओम और इस साइड में जो 8 ओम है, ये कैसे है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में होता है 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो 1/r इज इक्वल टू 3/8, सो r इज इक्वल टू 8/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A body is sliding down a rough inclined plane of angle of inclination theta. क्वेश्चन आप लोगों को भी दिख रहा होगा अच्छी तरह से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज विद डिस्टेंस, म्यू एक्स इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद एक्स चेंज हो रहा है, where k is constant, x is the distance moved by the body, if the net force on the body will be zero at distance x naught, ठीक है, तो x naught का वैल्यू पूछा है। तो यार एक इंक्लाइन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो अब यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ये mg हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इधर आपका mg sin थीटा। तो यार देखो, बॉडी में फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब बॉडी में फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि जो mg sin थीटा है वो फ्रिक्शन के बराबर हो रहा है, और जो फ्रिक्शन है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू जो है वो के एक्स है, म्यू हो गया के एक्स, एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो के एक्स नॉट और लिखेंगे, और एन हो गया एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एन ऊपर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ है, तो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। हमको एक्स नॉट पूछा है, तो इसको अगर इक्वेट करेंगे तो एम जी तो कैंसिल हो गया ना, तो एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई के, tan थीटा डिवाइड बाई के, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force on particle of mass 3 gram is acts on a particle mass such that the position of the particle as a function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, ठीक है, x मीटर में t सेकेंड में, वर्क डन ड्यूरिंग 4 सेकेंड्स पूछा है, ठीक है। तो ये तो पोजीशन है, तो यहाँ से वेलोसिटी अगर हम निकालें तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v क्या होगा, v आपका dx बाई dt होगा ना, v dx बाई dt होगा, ठीक है। तो dx बाई dt v, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड्स पूछा है, तो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड कितना हो जाएगा, 3 - 8 × 4 प्लस 3 × 4
4 स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज 3 माइनस 8 3 8 4 32 प्लस 16 3 48, ठीक है। 48, 48 में से 32 गया आपका, कितना हो गया, 6, 16 और यहाँ पे 3, मतलब ये हो गया 19, 19 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन इज इक्वल टू, क्यों कर रहा हूँ ये, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v t is equal to 4 square minus v t is equal to 0, है कि नहीं। सो दैट इज हाफ मास 3 ग्राम, मतलब 3 इंटू 10⁻³ इधर हो गया 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻³ 19 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 19 प्लस 3 मतलब 22, 19 माइनस 3 मतलब 16, ठीक है। तो 2 11 जा, ठीक है। सो 11 ये 16 थी 48, सो 48 48 मतलब 528, तो 528 इंटू 10⁻³ मतलब 528 मिली जूल, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका है, एक सेकंड, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है। कौन सी ईयर में था, 1998, तो वहां से आया है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मतलब पुराने नीट, मतलब जो ए आई पी एम टी, ए आई ट्रिपली, ए आई ट्रिपली जो आजकल का जेई मेन है, उसको पहले ए आई ट्रिपली बोलते हैं, बोलते थे, तो वहाँ के पेपर्स के भी क्वेश्चन मतलब आसाम सी में कॉमन आता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नोट करके रखा था, इसलिए याद रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट एस ऑफ ए सॉलिड वेरीज विद एब्सोलूट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट वेरी कर रहा है, एस इज इक्वल टू सी टी क्यू। तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.1 kg ऑफ सॉलिड फ्रॉम 0 केल्विन टू 4 केल्विन, तो यार देखो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी होगा, तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 एम एस डी टी होगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 4 एम मतलब मास, कितना, 0.1 दिया हुआ है, तो 0.1, स्पेसिफिक हीट हो गया सी टी क्यू डी टी, सी टी क्यू डी टी, ठीक है। सो दिस इज 0.1 सी, इसको बाहर ले लिया, सो टी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो टी पावर 4/4, सो दिस इज 0.1 सी, टी पावर 4 मतलब क्या है, लिमिट कितना होगा, 4 दिया है, तो 4 क्यूब हो जाएगा, 4/4 मतलब 4 क्यूब, है कि नहीं। सो क्यू इज इक्वल टू 0.1 सी 4 क्यूब, ठीक है। 4 क्यूब मतलब 64 इंटू 0.1 मतलब 6.4, ठीक है। 6.4 सी, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगेन देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, थक गया करते करते यार। एक फिजिक्स के 40 क्वेश्चन करते समय अगर हम थक गए हैं, और 40 40 40, तुमको तो मुझसे बहुत ज्यादा करना है, इसका मतलब मेहनत करना है, ठीक है। ये पार्टिकल परफॉर्म्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब आप में से कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। नॉट बिकॉज कि आपने मेरी चीज को वैल्यू दिया है, वो नहीं बोल रहा हूँ, पेशेंस, ठीक है। 40 क्वेश्चंस को एक साथ बैठ के करना, समझना, इट रिक्वायर्स पेशेंस, और इतना पेशेंस है तो आपका सिलेक्शन भी गारंटेड होगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आप जरूर मुझे बताइएगा कि मोनी सर नहीं बोला था। A particle performs uniform circular motion with angular momentum L. If frequency of motion of the particle is doubled and kinetic energy is halved, then angular momentum becomes, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ
आई ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक, इंटू ओमेगा, ठीक है। आई ओमेगा एल हो गया, तो के इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा, ठीक है। उसका मतलब एल इज इक्वल टू 2k बाई ओमेगा, ठीक है। अब जो न्यू का एंगुलर मोमेंटम है एल डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो k/2। और फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो पार्टिकल इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डबल होगा, सो 2 ओमेगा। तो एल डैश इज इक्वल टू ये 1/4 2k/ओमेगा, मतलब एल डैश इज इक्वल टू L/4, द एंगुलर मोमेंटम 1/4 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन था सिंगल वीडियो में। तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है, बट एक ही बार में आपका जितना भी सब प्रॉब्लम है वो एक ही बार में आपका, मतलब जहाँ पे कुछ भी आपको वेरीफाई करना है तो आप इस वीडियो से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।